आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 192 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी ही खूबसूरत इमेजरी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल इस गज़ल में गालिब साहब ने किया है, लेकिन कुछ शेर बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी इमेजरी को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ेंगे, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि चाक की ख्वाहिश अगर वहशत ब उरियानी करे, चाक की ख्वाहिश अगर वहशत ब उरियानी करे, सुबह के मानिंद जख्म दिल गरेबानी करे। जलवे का तेरे वो आलम है कि गर कीजे ख्याल, जलवे का तेरे वो आलम है कि गर कीजे ख्याल, दीदाए दिल को जियारत गाहे हैरानी करे। है शिकस्तन से भी दिल नोमीद या रब कब तलक, है शिकस्तन से भी दिल नोमीद या रब कब तलक, आब गीना कोह पर अर्जे गिरा जानी करे। मैं कदागर चश्मे मस्ते नाज से पावे शिकस्त, मैं कदागर चश्मे मस्ते नाज से पावे शिकस्त, मुए शीशा दीदाए सागर की मिजगानी करे। खते आरिज से लिखा है जुल्फ को उल्फत ने अहद, खते आरिज से लिखा है जुल्फ को उल्फत ने अहद, यक कलम मंजूर है जो कुछ परेशानी करे। और ये आखिरी शेर दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। वक्त उस उफ्तादा का खुश जो कनात से असद, वक्त उस उफ्तादा का खुश जो कनात से असद, नक्शे पाए मोर को तख्ते सुलेमानी करे। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि चाक की ख्वाहिश अगर वहशत ब उरियानी करे, सुबह के मानिंद जख्म दिल गरेबानी करे। बड़ी खूबसूरत इमेजी का इस्तेमाल किया गया है। चाक की ख्वाहिश, किसी कपड़े को फाड़ने की तमन्ना या फटने की तमन्ना। चाक करने का मतलब है फाड़ना। शायरी की दुनिया में जनरली कपड़े फाड़ने की सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो चाक की ख्वाहिश, डिज़ायर टू रिप और टू बी रिप्ड। उरियानी, नेकेडनेस, नंगा होना, तन पे लिबास नहीं है। सुबह के मानिंद, सुबह की तरह, लाइक द क्रैक ऑफ डॉन, जिसको पो फटना भी हमारी ज़बान में कहा जाता है। ज़ख्म दिल, दिल का ज़ख्म, एक से ज़्यादा ज़ख्म भी हो सकते हैं। तो इमेजरी का हर एक रंग, हर एक लफ्ज़ गालिब साहब ने बड़ी सोच समझ के यहाँ पे चुना है, इस्तेमाल किया है। सुबह को जब सूरज उग रहा हो, उसको आसमान के फटने से कंपेयर किया जाता है शायरी में। जैसे आसमान चाक हो रहा हो, एज इफ द स्काई इज बीइंग रिप्ड अपार्ट, या तो उसको फाड़ के खोला जा रहा है, उसको चाक किया जा रहा है। और सुबह की लाली को लाल खूनी जख्मों से भी कंपेयर किया जाता है। और जैसे सुबह की लाली खूबसूरत है, वैसे जख्म भी खूबसूरत बताए जाते हैं। और जब उनमें से खून बहता है तो वो इतने लाल और चमकदार होते हैं आशिक के जख्म की, वो इस दुनिया में लाल रंग की रोशनी पैदा करते हैं, जैसे सूरज सुबह की लाली पैदा करता है। तो ये इमेजरी इस शेर की बैकग्राउंड में है। गरेबानी करने का मतलब है गरेबां की तरह हो जाना, टू एक्ट लाइक ए कॉलर। तो शेर है कि सुबह चाक की ख्वाहिश अगर वहशत ब उरियानी करे, चाक की ख्वाहिश अगर वहशत ब उरियानी करे, सुबह के मानिंद जख्म दिल गरेबानी करे। एक बार फिर से मजनू जैसे पागल आशिक की वहशत को यहाँ पे दर्शाया गया है, उसकी वहशत को, उसके दिल के जख्मों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जब ये आशिक इश्क में पागल हो जाता है, वहशी हो जाता है, तो अपने पागलपन में वो अपना गरेबान चाक कर देता है, गरेबान फाड़ देता है, अपने पूरे कपड़े फाड़ देता है और नंगा होकर शहर में घूमता है, जैसा बताया जाता था कि लैला मजनू के किस्से में मजनू ने किया था। और इश्क में, अपनी वहशत में उसने अपने कपड़े फाड़ दिए हैं। तो पॉइंट ये है कि अब उसके पास फाड़ने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहा, तन का लिबास अब उसके पास नहीं है, कोई कपड़ा बाकी नहीं है और फाड़ने के लिए। लेकिन वहशत अभी और मांग करती है, वहशत अभी और चाक करने की ख्वाहिश रखती है। अभी वहशत को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया गया। और वहशत एक ऐसी कैफियत है जिसको दिल में दबा के नहीं रखा जा सकता है। तो अब वहशत और ख्वाहिश रखती है कि मैं कुछ और चाक करूं। तो अब किस चीज़ को फाड़ा जा सकता है? तो आशिक कहता है कि मेरे दिल के जख्म जो हैं वो अपने आप को वहशत के सामने पेश करके कहते हैं कि
तू हमें अब फाड़ दे। या तो वहशत इस हद तक पहुंच गई है आशिक की कि वो अपने नाखूनों से कुरेद कुरेद के अपने ज़ख्मों को फाड़ लेगा, या फिर स्पॉन्टेनियसली उसके ज़ख्म वहशत की वजह से फटने लग जाएंगे और अल्टीमेटली वो इश्क में अपनी जान कुर्बान कर देगा। या इतनी शिद्दत है उसकी वहशत में, वो दिल में दब नहीं सकती। इट नीड्स टू फाइंड एन आउटलेट। या तो कहते हैं कि चाक की ख्वाहिश अगर वहशत व उरियानी करे, तो आशिक कहता है कि अगर उरियानी में, जब मैं ऑलरेडी वहशत में अपने कपड़े फाड़ के नंगा हो चुका हूँ, या तब अगर मेरी वहशत चाक की ख्वाहिश करे, कुछ और चाक करने की या चाक होने की ख्वाहिश करे, तो क्या होता है, चाक की ख्वाहिश अगर वहशत व उरियानी करे, सुबह के मानिंद जख्म दिल गरेबानी करे। तो फिर सुबह पो फटने के मंजर के जैसे मेरे दिल के जख्म गरेबान बन के फट जाते हैं। या और इतना खून बहता है, ऐसा लगता है कि मानो रेगिस्तान में, जहाँ पे आशिक पागल आशिक अक्सर घूमता है, उस रेगिस्तान में या इस दुनिया में सुबह का सूरज उगाया है, सुबह के सूरज की लाली फैल गई है। इस कदर खूबसूरत मंजर मेरे दिल के जख्म फट के पैदा करते हैं। फाइनली क्या होगा, दिल के जख्म फट गए तो उसकी मौत आ जाएगी और वो इश्क में अल्टीमेट दर्द की लज्जत को पाता हुआ अपनी जान को कुर्बान कर देगा। इसमें दुख की टोन भी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन की टोन भी है कि देखो मेरी वहशत ने और मेरे दिल के ज़ख्मों ने क्या कमाल इस दुनिया में पेश किया है। या और दिल के ज़ख्म, जैसे मैंने कहा, खुद फट जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि वहशत दिल में समा नहीं पा रही, या मजनू जैसा आशिक अपने नाखूनों से कुरेद कुरेद के अपने ज़ख्मों को फाड़ रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं। मेरे ख्याल से एक छोटी सी मूवी या मूवी का सीन मिर्ज़ा गालिब साहब ने इस शेर में क्रिएट किया है। महबूब अपनी खूबसूरत निगाह के तीर से आशिक के दिल को ज़ख्मी करता है, दिल पे ज़ख्म देता है। आशिक इश्क में डूब जाता है, फिर वहशी बन जाता है। वहशत की इनिशियल स्टेज ये है, वहशत की शुरुआत ये है कि वो अपना गरेबान फाड़ लेता है, वो अपने कपड़े फाड़ लेता है। और वहशत जब परवान चढ़ती है तो वहशत की हद ये है कि वो अपने दिल के ज़ख्म कुरेद कुरेद के फाड़ देता है और इश्क में अपनी जान कुर्बान कर देता है, मर जाता है। तो ये एक पूरा मूवी का एक सीन यहाँ गालिब साहब ने क्रिएट किया है। तो कहते हैं कि चाक की ख्वाहिश अगर वहशत व उरियानी करे, सुबह के मानिंद ज़ख्म दिल गरेबानी करे। अगला शेर है कि जलवे का तेरे वो आलम है कि गर कीजिए ख्याल, जलवे का तेरे वो आलम है कि गर कीजिए ख्याल, दीदाए दिल को ज़ियारत गाह है हैरानी करे। इस शेर के सेंट्रल थीम को, जिस्ट को समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दूसरी लाइन में जो इमेजरी इस्तेमाल की गई है उसको शायद पूरी तरह से समझ पाना नामुमकिन है। ज़ियारत गाह कहते हैं प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, किसी तरह का तीर्थ स्थान, कोई श्राइन हो सकती है। ज़ियारत गाह है हैरानी, हैरानी की, हैरत की ज़ियारत गाह। आलम दुनिया को कहते हैं, स्टेट ऑफ समथिंग हो सकता है, कोई कैफियत हो सकती है, कोई हाल हो सकता है। तो हम पहले गालिब साहब की शायरी में देख चुके हैं कि महबूब के खूबसूरत चेहरे को देख के आशिक हैरान हो जाता है, या उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, उसका मुंह खुला रह जाता है, उसकी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलते, वो बस एक टुक हैरान होके महबूब के खूबसूरत चेहरे को देखता रह जाता है, या कुछ कर नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। तो ये असर महबूब की खूबसूरती आशिक पे करती है। इस शेर के अंदर भी इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। और हैरान हो जाना लाजमी है आशिक पे। जो सच्चा आशिक होगा वो महबूब की खूबसूरती को देख के हैरान होगा ही, यही उसकी रिएक्शन है और यही असर महबूब का खूबसूरत चेहरा और उसकी तजल्ली आशिक पे करती है। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में हैरानी को, हैरत को आप एक ऊंची एलिवेटेड क्वालिटी भी कह सकते हैं। जैसे इश्क करना पाक है, हैरानी भी वैसी ही हो सकती है इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में। दीदा है दिल, दिल की आंख या दिल की नज़र, तो यहाँ पे महबूब को ख्याल में देखने की बात हो रही है, महबूब के बारे में सोचने की बात हो रही है। तो जब आप अपने ख्यालों में महबूब को देखेंगे तो फिर अपनी फिज़िकल आंख से नहीं देखेंगे, उसको दिल की आंख से, दिल की नज़र से देखेंगे, जिसको यहाँ पे दीदाए दिल बताया गया है। तो शेर है कि जलवे का तेरे वो आलम है कि गर कीजिए ख्याल, दीदाए दिल को ज़ियारत गाह है हैरानी करे। तो एक बार फिर महबूब की खूबसूरती आशिक पे क्या असर करती है
उसको दर्शाया गया है आशिक को महबूब की खूबसूरती का ख्याल भी आ जाए तो वो हैरत में, हैरानी में अपने आप को खो बैठता है। ये इस शेर का जिक्र है। या तो फिज़िकली जब वो महबूब का दीदार करता है तो वो हैरान हो जाता है, और अगर उसको महबूब की खूबसूरती का, महबूब के जलवे का ख्याल भी आ जाए, महबूब का ख्याल भी उसको आ जाए, तो भी दिल की नज़र, दिल की आंख जिससे वो महबूब को अपने ख्यालों में देखता है, वो भी हैरान हो जाती है। इस कदर असर महबूब का जलवा रखता है। जलवे का तेरे वो आलम है कि गर कीजिए ख्याल, कि तेरी खूबसूरती के जलवे का ऐसा आलम है, ऐसी दुनिया है, ऐसी कैफियत है, ऐसा आलम वो पैदा करता है तेरा जलवा, कि अगर हम तेरा ख्याल भी करें, तेरे बारे में सोचें भी, तुझे देख ना भी पाएँ, सिर्फ तेरा ख्याल ख्याल भी करें, तो क्या होता है, दीद आए दिल को ज़ियारत गाह हैरानी करे। तो तेरा जलवा दिल की आंख को, दिल की नज़र को, जिस नज़र से हम अपने ख्यालों में तुझे देखते हैं, उसको हैरानी की एक मुक़द्दस ज़ियारत गाह कर देता है। अब दीद आए दिल को ज़ियारत गाह करना, इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से इसको पूरी तरह से समझना मेरे लिए तो नामुमकिन था, लेकिन एक दो रंग ये हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि दिल की आंख भी हैरान हो जाती है। तो महबूब के बारे में आपने सोचा, आशिक ने सोचा, इसी ख्याल में भी वो हैरान हो सकता है। फिजिकली तो हैरान होता ही है, ख्याल में भी उसका तसव्वुर भी, महबूब का तसव्वुर भी आशिक करेगा तो उसके दिल की नज़र हैरान हो जाएगी। यही सच्चे आशिक का फ़र्ज़ है, यही सच्चे आशिक की रिएक्शन है। तेरे ख्याल से दिल की आंखों के लिए एक ज़ियारत गाह पैदा हो जाती है, जहाँ जाके वो आंखें तेरे जलवे में हैरानी से खो जाती हैं। ये रंग हो सकता है। दिल की आंख ऐसी ज़ियारत गाह बन जाती है जहाँ हैरानी खुद सजदा करने जाती है। ये भी हो सकता है। तो दिल की आंख हैरानी का ऊंचा मकाम बन जाती है। इट अचीव सम सॉर्ट ऑफ ए हाई डिग्री ऑफ अमेजमेंट। या फिर जो तुम्हारा तसव्वुर करेगा, और दिल की आंख से तुम्हें देखेगा, उसके दिल की आंख खुद एक ज़ियारत गाह बन जाएगी, जहाँ पे दूसरे आशिक सजदा करने के लिए आएंगे, हैरानी खुद सजदा करने के लिए आएगी, और दूसरे आशिक आके वहाँ पे हैरान हो जाएंगे। तो इतनी ट्रांसफॉर्मेशनल पावर है महबूब के सिर्फ ख्याल में, महबूब के जलवे में इतनी ट्रांसफॉर्मेशनल पावर है कि उसके ख्याल से सब हैरान हो जाते हैं, सब आशिक हैरान हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई और रंग इसके अंदर नज़र आए तो कमेंट करके बताएं। कहते हैं कि जलवे का तेरे वो आलम है कि गर कीजिए ख्याल, दीद आए दिल को ज़ियारत गाह हैरानी करे। है शिकस्तन से भी दिल नौमीद या रब कब तलक, है शिकस्तन से भी दिल नौमीद या रब कब तलक, आब गीना कोह पर अर्ज़े गिरा जानी करे। पिछले शेर के जैसे इसके सेंट्रल थीम को, बात को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन इमेजरी को समझ पाना बहुत मुश्किल है। शिकस्तन कहते हैं टूटना, ब्रेकिंग, नौमीद ना उम्मीद, होपलेस। आब गीना लिटरल मीनिंग आब, पानी को कहा जाता है। ऐसी चीज़ जो पानी के जैसे साफ़ हो, क्लियर हो। शीशे के लिए, ग्लास के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। शीशे से बने हुए शराब के जाम के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक बहुत नाजुक चीज़ है। यहाँ पे आबगीना आशिक के दिल को या आशिक को शायद बोला गया है। गिरा भारी, कीमती, हैवी और प्रेशियस। गिरा जानी का मतलब ऐसी ज़िंदगी का भारी होना या मुश्किल होना हो सकता है, ज़िंदगी का कीमती होना भी हो सकता है। तो और अर्ज़ गिरा जानी, ज़िंदगी के भारी होने या कीमती होने का दावा, क्लेम हो सकता है। किसी तरह की रिक्वेस्ट, फरियाद भी हो सकती है। तो कहते हैं कि है शिकस्तन से भी दिल नौमीद या रब कब तलक, आब गीना कोह पर अर्ज़े गिरा जानी करे। तो एज ऑलवेज आशिक महबूब की तवज्जो चाहता है। अगर महबूब उसको अटेंशन दे, जुल्म ही क्यों ना ढाए, या उसको ये भी मंजूर है, या उसका दिल ही क्यों ना महबूब तोड़ दे या तोड़ने के लिए आए, कम से कम उसको अटेंशन तो दे, ये आशिक को चाहिए। अगर महबूब उसको तवज्जो नहीं देगा तो फिर ये बात आशिक को मंजूर नहीं होती। या बाकी अगर वो उसको तवज्जो दे, जुल्म सितम ही क्यों ना ढाए, उसका दिल ही क्यों ना तोड़े, आशिक सब जुल्म सितम सर आँखों पे रखता है महबूब के। यहाँ आशिक उम्मीद लगा के बैठा है कि महबूब कम से कम उसका दिल तो तोड़ेगा, दिल रखेगा तो नहीं, या इश्क तो उससे नहीं करेगा, प्यार तो उसको नहीं देगा, मगर इतनी तवज्जो तो दे कि कम से कम आके मेरा दिल तो वो तोड़े। ये उम्मीद आशिक लगा के बैठा था, लेकिन उसकी ये उम्मीद भी टूटती जा रही है और वो ना उम्मीद होता जा रहा है।
है शिकस्तन से भी दिल नौमीद या रब कब तलक। तो कहता है कि या रब मेरा दिल अब टूटने से भी ना उम्मीद है, ये उम्मीद भी बाकी नहीं रही कि महबूब आके मेरे दिल को तोड़ेगा। और रब से कह रहे हैं, रब के आगे फरियाद कर रहे हैं। और कब तलक, कहते हैं कब तक, है शिकस्तन से भी दिल नौमीद या रब कब तलक, आब गीना कोह पर अर्जे गिरा जानी करे। कब तक शीशा पहाड़ पे गिरा जानी का दावा करे। जैसा मैंने कहा, इस दूसरी लाइन की इमेजरी को 100% समझना बहुत मुश्किल है। पहली लाइन में उन्होंने कहा है या रब, तो मोस्ट लाइकली रब के सामने फरियाद कर रहे हैं। आप गीना आशिक का नाजुक दिल है, कोह लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है पहाड़। तो यहाँ जो कि एक बड़ी ताकत को सिंबलाइज करता है, यहाँ पे शायद खुदा के सामने वो फरियाद कर रहे हैं। और पॉसिबली प्रॉफिट मोसेस और माउंट साइनाई के किस्से की जो इमेजरी है उसकी तरफ भी यहाँ पे रेफरेंस हो सकता है। और गिरा जाने का मतलब मुश्किल भारी ज़िंदगी हो सकता है। तो आशिक कह रहा है कि या रब मैं कब तक तेरे आगे अर्ज़ करूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत भारी है, मुश्किल है। कभी तो रहम कर और कुछ ऐसा कर कि मेरे महबूब को मजबूर कर दे कि वो कम से कम मुझे इतनी तवज्जो तो दे कि मेरा दिल वो आके तोड़ दे। या पहाड़ पे खड़े होकर फरियाद कर रहे हैं, लिटरल मीनिंग ये भी निकल सकता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि पहाड़ जैसी किसी बड़ी ताकत मोस्ट लाइकली खुदा के सामने वो ये फरियाद कर रहे हैं। आप गीना आशिक का नाजुक दिल है जो कीमती भी है। या तो गिरा जानी कीमती प्रेशियस ज़िंदगी भी हो सकती है। दिल कीमती नाजुक भी है और कीमती भी है। कीमती क्यों है? क्योंकि वो महबूब से इतना प्यार करता है कि उसके जैसा सच्चा इश्क करने वाला दिल और इस दुनिया में मिलना मुश्किल है, इसलिए इट्स रेयर, इट्स प्रेशियस। तो शायद आशिक कह रहा है, और यहाँ पे फरियाद महबूब के सामने की जा रही है, जिसको कोह बोला गया है। वो पहाड़, वो बड़ी ताकत महबूब है। महबूब को भी बड़ी ताकत शायरी में बताया जाता है। तो आशिक कह रहा है कि मैं कब तक फरियाद करूं कि मेरा ये दिल बहुत कीमती है और तुझसे ये बेहद इश्क भी करता है, ऐसा दिल तेरे को और नहीं मिलेगा। तो ऐ महबूब मैं कब तक तेरे आगे फरियाद करता रहूं, कभी तो मुझको तवज्जो दे। या इसको प्यार कर, और अगर प्यार नहीं कर सकता तो कम से कम इसको तोड़ने के लिए तो आ। या ये उम्मीद तो मुझे दे कि मेरे दिल को तू कम से कम तोड़ने के लिए आएगा। या लेकिन यहाँ पे उसकी ये उम्मीद भी टूटती जा रही है। इसी की और वेरिएशंस हो सकती हैं। कोह दुख दर्द का पहाड़ है जिसके सामने आशिक का नाजुक दिल टिक नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता, ये भी हो सकता है। ओवरऑल महबूब की बेपरवाही पे कमेंट्री है। आशिक के दिल में ये उम्मीद थी कि महबूब उसको तवज्जो देगा, प्यार ना दे लेकिन कम से कम उसके दिल को तोड़ने के लिए तो आएगा। लेकिन उसकी वो उम्मीद भी टूटती जा रही है। और इस को एक्सप्रेस करने के लिए गालिब साहब ने बड़ी कॉम्प्लेक्स इमेजरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो कहते हैं कि है शिकस्तन से भी दिल नौमीद या रब। इसके अंदर इस शेर का जिस्ट है कि या रब मेरा दिल अब टूटने से भी ना उम्मीद होता जा रहा है, ये उम्मीद भी मेरी टूट गई है या टूटती जा रही है कि महबूब आके मेरे दिल को तोड़ेगा। है शिकस्तन से भी दिल नौमीद या रब कब तलक, आब गीना कोह पर अर्जे गिरा जानी करे। और ये मेरा नाजुक दिल कब तक तेरे सामने फरियाद करता रहे कि मेरे ऊपर रहम किया जाए, मुझे महबूब की तवज्जो दी जाए। मैं कदागर चश्मे मस्ते नाज से पावे शिकस्त, मुए शीशा दीदाए सागर की मिजगानी करे। इसके अंदर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमेजरी है। मैं कदा शराब खाने को, वाइन हाउस को कहते हैं। चश्मे मस्ते नाज, महबूब की नाज से भरी नशीली आंख। शिकस्त टूटने को कहते हैं, हार जाने को भी कह सकते हैं, यहाँ पे टूटना ज़्यादा रेलेवेंट है। मुए शीशा, शीशे में पड़ा बाल, शीशे के अंदर पड़ा हुआ हेयर लाइन क्रैक, किसी तरह की पतली दरार जो मिर्ज़ा गालिब साहब की इमेजिनेशन में उनको शीशे में पड़ा हुआ एक काले रंग का बाल, काले रंग के बाल की तरह नज़र आ रहा है। या तो उसको मुए शीशा कहा गया है। दीदा है सागर, सागर शराब के जाम को, प्याले को कहा जाता है जो शीशे से बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे क्रैक्स की बात हो रही है। उस प्याले की आंख, प्याले की ओपनिंग जहाँ पे मुंह लगा के शराब पी जाती है, वो हो सकती है, या कुछ सिम्बॉलिकली कोई शीशे की आंख यहाँ पे उन्होंने इमेजिन की है। मिजगानी करना, मिजगा कहते हैं पलकों को, आई लैशेस को। तो मिजगानी करने का मतलब है पलकें बन जाना, टू एक्ट एज आई लैशेस।
तो इस शेर यह है कि मैं कदागर चश्मे मस्ते नाज से पावे शिकस्त, मुए शीशा दीद आए सागर की मिजगानी करे। तो इसका जस्ट ये है कि महबूब की खूबसूरत नाज से भरी नशीली आंख आशिकों के दिल तो क्या पूरे मैखाने को तोड़ सकती है। तो मैखाना जहाँ शराब पिलाई जाती है, भरपूर शराब अवेलेबल है, उससे ज़्यादा नशा और नशे का असर महबूब की खूबसूरत नशीली नाज नखरों से भरी आंख में है। वो मैखाने को भी मात देती है, मैखाने को भी एक नज़र से महबूब तोड़ सकता है, हरा सकता है, मात दे सकता है। तो उस नशीली खूबसूरत आंख की तारीफ करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमेजरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि मैं कदागर चश्मे मस्ते नाज से पावे शिकस्त, मैं कदागर चश्मे मस्ते नाज से पावे शिकस्त की अगर या जब महबूब की मस्त नशीली आंख के असर से मैखाना टूट जाए, शिकस्त पाले, मुँह शीशा दीद आए सागर की मिजगानी करे। तो शीशे का बाल शराब के प्याले या प्यालों की मिजगा बन जाता है। इमेजरी देखें, मैखाना टूटा तो शीशे से बने हुए जामों में क्रैक्स आ गए, जो मिर्ज़ा गालिब साहब को बाल हेयर की तरह नज़र आ रहे हैं, हेयर लाइन क्रैक हैं। तो शीशे में बाल पड़ते हुए उनको नज़र आ रहे हैं, और मिजगां भी बालों से बनी होती हैं। इतने क्रैक्स आए हैं प्यालों के अंदर कि मानो उनकी आंख पे मिजगां या पलकें उगाई हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर कोई इंसान हार जाए तो वो शर्म से आंखें बंद कर लेता है, या फिर अगर वो घबरा जाए तो शर्म से आंखें बंद कर लेता है। तो यहाँ पे इमेजरी ये इस्तेमाल की गई है कि महबूब की मस्त आंखों ने मैखाना तोड़ दिया, सब प्याले टूट गए, उनके अंदर क्रैक्स आ गए, और उन जामों में इतने क्रैक्स आ गए कि ऐसा लगता है कि मानो उनकी पलकें बन गई हैं, और जामों ने घबरा के हार के वो पलकें मूंद ली हैं, अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे ख्याल से ये इमेजरी गालिब साहब ने यहाँ पे इस्तेमाल की है। ओवरऑल महबूब की खूबसूरत नशीली आंखों की तारीफ है और उनके असर को बयान किया गया है। इतना नशा है महबूब की नशीली आंख में कि वो मैखाने को भी तोड़ देता है, मैखाने के साथ साथ सारे जाम टूट जाते हैं। और इमेजरी ये है कि इतने क्रैक्स पड़ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो शराब के प्याले की आंख ओपनिंग के आगे पीछे पलकें उगाई हैं, और उसने घबरा के अपने आंख, और प्याले ने या प्यालों ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। अगर कोई और रंग आपको नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कहते हैं कि मैं कदागर चश्मे मस्ते नाज से पावे शिकस्त, मुए शीशा दीदाए सागर की मिजगानी करे। कई बार गालिब साहब अपनी इमेजिनेशन को, इमेजरी को इस हद तक स्ट्रेच कर देते हैं कि उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। अगला शेर बड़ा खूबसूरत है, इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आप इसका लुत्फ़ उठा पाएंगे। इट्स ए मास्टर पीस इन वर्ड प्ले एंड इमेज क्रिएशन। तो एक एक लफ्ज़ के अंदर से कई मीनिंग्स उभर के आते हैं। कहते हैं कि ख़ते आरिज़ से लिखा है जुल्फ़ को उल्फत ने अहद, ख़ते आरिज़ से लिखा है जुल्फ़ को उल्फत ने अहद, यक कलम मंजूर है जो कुछ परेशानी करे, यक कलम मंजूर है जो कुछ परेशानी करे। आरिज़ कहते हैं गाल को, चीख को। ख़ते आरिज़, यहाँ पे एक खूबसूरत नौजवान महबूब का जिक्र है जिसके ऊपर नई नई खूबसूरती और जवानी चढ़ रही है, और उसके गालों के ऊपर हल्के हल्के बाल उगाए हैं। और ख़त जो लफ्ज़ है वो लिखावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चिट्ठी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ख़ते आरिज़, गाल का ख़त, गाल के ऊपर कुछ लिखा हुआ हो सकता है लिटरली, लेकिन जो मीनिंग्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं वो ये हैं कि महबूब, इस नौजवान महबूब के गाल पे जो हल्के हल्के बाल उगाए हैं उनको ख़ते आरिज़ बोला गया है। ख़त उन बालों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें, एक लफ्ज़ के अंदर, ख़त के अंदर कितने सारे मीनिंग्स हैं। अहद किसी तरह का वादा हो सकता है, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ किसी तरह का वादा या एग्रीमेंट भी हो सकता है। यक कलम, कलम के भी कई मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है पेन, या और कलम जो साइड बर्न्स होते हैं, जो बाल होते हैं साइड पे, उनको भी कहा जाता है। यक कलम लिटरली वन पेन, एक कलम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग्स है कंप्लीटली, पूरी तरह उसको यहाँ पे यक कलम बोला जाएगा।
जुल्फ महबूब के खूबसूरत बालों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बालों का एक कुंडल भी हो सकता है, घुंघराले बालों का अक्सर शायरी में ज़िक्र आता है। और परेशानी देखें, इसके भी कई मीनिंग्स हैं, 2-3 मीनिंग्स हैं। जुल्फ़ें अगर बिखरी हों तो आप उनको कह सकते हैं कि जुल्फ़ें परेशान हैं। परेशानी का लफ्ज़ जनरली एंग्ज़ाइटी के लिए, चिंता के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी तरह का डिसऑर्डर भी हो सकता है। जुल्फ़ें उलझी हों, टैंगल्ड हों, तो उनको भी जुल्फ़ें परेशान होना कहा जाता है। अच्छा, तो शेर है कि खते आरिज़ से लिखा है जुल्फ़ को उल्फ़त ने अहद। उल्फ़त इश्क को, प्यार को कहा जाता है। खते आरिज़ से लिखा है जुल्फ़ को उल्फ़त ने अहद, यक कलम मंजूर है जो कुछ परेशानी करे। तो जैसा मैंने कहा, नौजवान महबूब है, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। उसकी खूबसूरती को गालिब साहब बयान कर रहे हैं। उसके चेहरे पे हल्के हल्के बाल उगाए हैं। कहते हैं खते आरिज़ से लिखा है जुल्फ़ को उल्फ़त ने अहद। खते आरिज़ को इस्तेमाल करके मेरी उल्फ़त ने, आशिक कह रहा है कि मेरे इश्क ने, मेरे प्यार ने, मेरी उल्फ़त ने उस महबूब की जुल्फ़ को एक वादा लिख के भेजा है। यक कलम मंजूर है, और वो वादा क्या है? यक कलम मंजूर है जो कुछ परेशानी करे। उल्फ़त कह रही है कि यह महबूब की परेशान घुंघराली जुल्फ़, जो भी परेशानी हमारे लिए तू पैदा करेगी वो मुझे पूरी तरह से मंजूर है। तो आशिक को इस नौजवान महबूब के ऊपर चढ़ती हुई जवानी नज़र आ रही है, और उसको लगता है कि इसकी खूबसूरत जुल्फ़ें, इसकी सुंदरता मेरे लिए परेशानी पैदा करने वाली है। परेशानी क्या है? उससे उसका महबूब का हुस्न सहा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा, उसके खूबसूरती की तजल्ली उससे हैंडल नहीं होगी, या फिर उसको महबूब की तवज्जो ना अगर नहीं मिलेगी तो फिर उसके दिल के ऊपर ये बात बहुत भारी गुजरेगी है। तो उसको इश्क के अंदर जो दुख दर्द आशिक को मिलते हैं, वो दुख दर्द, वो परेशानी जो है वो अपने रास्ते आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वो खत लिख के वादा कर रहा है महबूब की जुल्फ़ों से कि कोई बात नहीं है, जो भी परेशानी, जो भी दुख दर्द मुसीबत तेरी वजह से पैदा होंगे, जो तू मेरे लिए पैदा करेगी, वो मुझे यक कलम पूरी तरह से मंजूर है। या तू मुझे बस अपना आशिक बना ले, या उसके बाद तू मेरे लिए जो भी परेशानी क्रिएट करे वो मुझे मंजूर है। तो आशिक कहता है कि नौजवान माशूक के गालों पे जो हल्के हल्के बाल उगाए हैं, वो असल में एक अहद है, एक वादा है जो मेरी मोहब्बत ने जुल्फ़ को लिखा है कि यह खूबसूरत बिखरी हुई जुल्फ़, तेरी वजह से जो परेशानी मुझे होगी वो मुझे पूरी तरह से मंजूर है। और गालों की दोनों तरफ कलमें होती हैं, इस वजह से भी कलम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मीनिंग यहाँ पे है यक कलम, पूरी तरह से, जो परेशानी तू मेरे लिए पैदा करेगी मुझे पूरी तरह से मंजूर है। तो कहते हैं कि खते आरिज़ से लिखा है जुल्फ़ को उल्फ़त ने अहद, यक कलम मंजूर है जो कुछ परेशानी करे। यह बड़ा खूबसूरत शेर है। आशिक पूरी तरह से महबूब के आगे अपना अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा है। और ये आखिरी शेर जो अनपब्लिश्ड है, कहते हैं वक्त उस उफ्तादा का खुश जो कनात से असद, नक्श पाए मोर को तख्ते सुलेमानी करे। उफ्तादा गिरा हुआ लाचार गरीब इंसान हो सकता है जो कि खाक बसर है, जो खाक में रहता है। यहाँ पे शायद उसको इतने नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी फ़कीर किस्म के इंसान की का यहाँ जहाँ पे जिक्र है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो फ़कीरी की ज़िंदगी बिताता है। तो कनात कहते हैं कंटेंटमेंट को, संतोष को। आपके पास जो कुछ है आप उसके अंदर खुश हैं, किसी और चीज़ को पाने की तमन्ना या लालच आपके दिल में नहीं है। पाए मोर, चींटी के पाँव, फुट ऑफ एंट, और नक्शे पाए मोर, मोर चींटी के पाँव के निशान, या तो जो चींटी चल रही है और उसके पाँव के जो निशान है उनको नक्शे पाए मोर कहा गया है। और एक खाक बसर, खाक में रहने वाले इंसान का जिक्र है, तो शायद डिलिबरेटली इमेजरी पिक की गई है कि क्योंकि वो खाक में बैठा हुआ है इंसान, इसलिए उसको चींटी के पाँव के निशान, एक छोटी सी चीज़ भी नज़र आ रही है। तख्त सुलेमानी, सुलेमान का तख्त, थ्रोन ऑफ सोलोमन, रिलीजियस ट्रेडिशन में सुलेमान बहुत बड़े बादशाह का जिक्र आता है जिसको डिवाइन गाइडेंस हासिल थी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है,
चींटी के पाँव के निशान एक छोटी इनसिग्निफिकेंट चीज़ है और तख्ते सुलेमानी बहुत बड़ी चीज़ है। या तो कहते हैं कि वक्त उस उफ्तादा का खुश जो कनात से असद नक्शे पाए मोर को तख्ते सुलेमानी करे। तो फ़कीर बेपरवाह लोगों को जिनके मन में संतोष है, कंटेंटमेंट है, लालच नहीं है, उनकी तारीफ़ की गई है। वक्त उस उफ्तादा का खुश जो कनात से असद किया है। असद गालिब साहब का तखल्लुस है, पेन नेम है। किया है असद वक्त उस गरीब खाक बसर इंसान का अच्छा है, खुश है, जो संतोष से, कंटेंटमेंट से नक्शे पाए मोर को तख्ते सुलेमानी करे, जो अपने संतोष से चींटी के पाँव के निशानों को भी सुलेमान का तख्त कर देता है। तो तख्ते सुलेमानी करे, इसका क्या मतलब है? दो तीन रंग हो सकते हैं। एक तो ये कि ऐसा इंसान, ये फ़कीर छोटी से छोटी चीज़ में भी खुश रहता है, संतुष्ट है। उसका संतोष, उसकी कंटेंटमेंट वो चीज़ है जो चींटी के पाँव के निशान को भी सुलेमान का तख्त समझ के खुश रहता है, उसको खुश रखता है और वो शुक्र मनाता है, वो उसी में खुश रहता है। उसको छोटी सी चीज़ मिली है, वो उसी में खुश है और इसी बात का वो शुक्र मनाता है। कनात जो संतोष है वो छोटी चीज़ में भी आपको खुशी दे सकती है और ऐसे इंसान का वक्त इस दुनिया में खुश और अच्छा गुजरता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो छोटी सी चीज़ को भी वो बड़ी वैल्यूएबल, कीमती समझता है और शुक्र मनाता है कि उसको, मुझे ये भी मिला। तो ये एक रंग है। इसका ऑपोजिट भी सही हो सकता है या वैलिड हो सकता है कि उसके लिए चींटी के पाँव के निशान, जो कि एक मामूली चीज़ है, वो सुलेमान के तख्त के बराबर है। तो सुलेमान का तख्त जो है उसके लिए चींटी के पाँव के बराबर है, वो उसकी परवाह नहीं करता। ये रंग भी हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके मन में लालच नहीं है उस तख्त को और धन दौलत को हासिल करने का। तो उसके लिए इतना बड़ा तख्त, बादशाह का, सुलेमान का तख्त भी चींटी के पाँव के निशान के बराबर है। तो इसलिए कोई मन में लालच नहीं है। वो कंटेंटमेंट की स्टेट में, उसका संतोष जो है उसको बड़ी अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में देता है। उसका वक्त बहुत खुश गुजरता है, उसकी ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत खुशी से गुजरती है, ये इस शेर में कहा जा रहा है। तो इससे मुझे एक तो दोहे याद आए। रहीम जी का एक दोहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछू न चाहिए वे साहन के साह। वो कह रहे हैं कि शाहों का शाह बादशाह वो नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है। बादशाह वो इंसान है जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसके मन में इतना संतोष है कि उसको कुछ और चाहिए ही नहीं। और तुलसीदास जी का एक शेर है कि गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कि जब आपके पास संतोष रूपी धन आ जाता है, कंटेंटमेंट आ जाती है, तो बाकी सारी दुनिया की धन दौलत आपके लिए धूल के बराबर हो जाती है। तो यही इस शेर का भी थीम है। तो गालिब साहब का शेर है कि वक्त उस उफ्तादा का खुश जो कनात से असद, वक्त उस उफ्तादा का खुश जो कनात से असद, नक्शे पाए मोर को तख्ते सुलेमानी करे। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सम सेंस। थैंक यू।